हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें आपको पर डे कुछ ऑब्जेक्टिव्स कराए जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, 11th क्लास का ये ऑब्जेक्टिव सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 12th क्लास की सीरीज भी स्टार्ट की जाएगी। तो इसमें हम लोग पर डे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जिससे हमारे जो शुरुआत के चैप्टर जो आप लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन भी होता रहेगा। हिंदी मीडियम का ये क्लास रहेगा, प्योर हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो बिना समय खराब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, लिखा हुआ आवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है। क्या लिखा हुआ है? आवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है, जो उपस्थित रहती है। तो आवोगाड्रो संख्या क्या होती है? 6.023 गुणा 10⁻23 ये आवोगाड्रो संख्या होती है। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है? 1 मोल के बराबर होती है। पहले समझ लीजिए कुछ चीजों के लिए, ये संख्या किसके बराबर होती है? 1 मोल के बराबर होती है। और 1 मोल का एनटीपी पर पढ़ाया है सब, या आपने पढ़ा होगा, अगर हमसे नहीं पढ़े हो तो। एनटीपी पर इसके 1 मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, या फिर 22,400 ml होता है। तो देखे जाए ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस पर डिस्कस किया जाए। लिखा हुआ है एनटीपी पर, पहले समझ लो सवाल क्या पूछा गया है। आवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में। तो आवोगाड्रो संख्या जो होती है, एवोगाड्रो नंबर, ये जो है ये संख्या होती है ये। ठीक है, और ये संख्या कहाँ उपस्थित होती है? एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में। 22.4 लीटर जो गैस है, 22.4 लीटर गैस कितनी किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर। और 1 मोल में उस पदार्थ के कितने कण होते? 6.023 गुणा 10⁻23, यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो हमारा ए ऑप्शन एकदम सही होगा, एकदम ये सही है, ये बात ठीक है। अगला देखिए, किसी पदार्थ के 1 मोल में, ये भी बात ठीक है क्योंकि 1 मोल में 6.023 गुणा 10⁻23 कण विद्यमान होते हैं। ऑप्शन सी देखिए, पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में, जो ग्राम अणुभार होता है, 1 ग्राम अणुभार जो होता है, तो ग्राम अणुभार क्या होता है? ये मोल ही तो होता है। ठीक है, ये मोल ही तो होता है। ठीक है, परमाणु भार या अणुभार के पहले अगर आप ग्राम लगा दोगे तो ग्राम अणुभार जो होता है, अणुभार किसका होता है? ग्राम अणुभार 1 मोल का ही होता है। 1 ग्राम अणुभार दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या ये कह रहा है? 1 मोल। ये मोल कितना है? 1 मोल है। तो 1 मोल में 6.023 गुणा 10⁻23 कण ही तो होंगे। तो पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में, तो ये भी बात सही है। इसका मतलब हमारी ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में, किसी पदार्थ के 1 मोल में, पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में, इसका मतलब ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है। अर्थात उपरोक्त सभी में कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। सारे ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। एनी प्रॉब्लम? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अभिक्रिया Fe2SO4 का होल थ्राइस एरो FeSO4 में Fe2SO4 का होल थ्राइस का तुल्यांकी भार क्या है? तो तुल्यांकी भार बेटा कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता होगा। तुल्यांकी भार को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? अणुभार, अणुभार बटे क्या होता है? अणुभार बटे अम्लीयता, या अणुभार बटे क्षारीयता, या अणुभार बटे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, या अणुभार बटे धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या। तो यहाँ पर ना अम्ल है ना क्षार है, तो अम्लीयता क्षारीयता तो होगा नहीं। ठीक है ना, और कोई साल्ट इस तरह का नहीं दिया हुआ है जिसमें जो है आप 4 इसकी जो फार्मूला है वो 4 उसके सूत्र है। तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे अम्लीयता या अणुभार बटे क्षारीयता। ठीक, तो ना यहाँ अम्ल है ना क्षार है, इसलिए वो तो फार्मूला बेकार हो गया।
दूसरा तीसरा क्या है, अणुभार बटे धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या। अब कोई हमें साल्ट दिया होता लवण कि भैया बताओ इसका, तो हम धनावेश या ऋणावेश उसमें कैलकुलेट करते। जैसे कि मान लो दिया होता 2Na, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दिया होता Na2CO3 दिया होता, तो हम इसको तोड़ करके देखते 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 डबल नेगेटिव। तो यहाँ पर धनावेश या ऋणावेश काउंट किए जाएंगे, जो कि कितने हैं, 2 हैं, तो m/2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर कोई लवण नहीं दिया, यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, अणुभार बटे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर देख लीजिए Fe की कितनी है, यहाँ पर जो SO3 है, SO3 ठीक है, जो SO4 जो है, SO4 पर डबल निगेटिव होता है, SO4 पर क्या होता है, 2 निगेटिव होता है, और 3 SO4 है तो कितना निगेटिव हो गया, 3 SO4 है तो 3 दूनी 6 माइनस हो गया, तो इस पर क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर SO4 पर 2 निगेटिव है, तो 2 निगेटिव से क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव बराबर मात्रा में होना चाहिए किसी भी यौगिक, क्योंकि यौगिक उदासीन होता है ना, यौगिक उदासीन है तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव बराबर मात्रा में होना चाहिए। यहाँ पर 2 निगेटिव है और 3 है, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही Fe है, यहाँ पर 2 Fe है, तो 2 Fe का ये +6 है, तो 1 Fe का कितना होगा, 1 Fe का +3 हो गया ना। तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हो गया, 3 से कितनी हो रही है, 2 हो रही है। ठीक है, 3 से कितनी हो रही है, 2 हो रही है, तो 3 से 2 हो रही है, तो परिवर्तन कितना हो रहा है, 1 का परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, अणुभार बटे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। ठीक है, तो अणुभार यहाँ पर m मान लिया गया है, क्या मान लिया गया है, m, तो m बटे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है केवल 1 का, तो m/1, ये ऑप्शन सही होना चाहिए। m/1 देख लीजिए, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर किसी को यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या को लेकर के या किसी तुल्यांकी भार को निकालने को लेकर के कोई डाउट क्रिएट हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे। ओके, अगला देखिए, जल के विद्युत अपघटन से बनी ऑक्सीजन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जल के विद्युत अपघटन से बनी ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। तो जल का पहले अपघटन कराइए, जल का अपघटन कैसे होता है, ये H2 है, लिक्विड फॉर्म में है, इसका आप अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन, क्या करेंगे, विद्युत अपघटन। तो जब आप इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगी और +½ O2 गैस मिलेगी। ठीक है, अब आप देखिए H2 का भार कितना है, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, तो कई बार इस तरह से गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर अनुपात किसके बीच पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच अनुपात पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया ना, और अनुपात 1 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, ½ O2 का मतलब 1 हो, यानी ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार, 16, ½ O2 का मतलब 1 हो, अगर ये 2 होता तो 32 हो जाता, तो 2 एकम 2 और अनुपात क्या आ गया, 2 अट्ठे 16। यानी अगर वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच अनुपात पूछता तो अनुपात होता 1:8। ठीक है, लेकिन उसने कौन सा अनुपात पूछा है, ऑक्सीजन। यही बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। फिलहाल तो ऐसा 1:8 कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन कई बार अगर दिया होता है तो मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच अनुपात पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन अनुपात हाइड्रोजन पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, और हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पर कितना अनुपात हो जाएगा, 8:1। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है देख लीजिए, तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है बी, 8:1, तो इसका बी ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन सही है, और इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं
तो कुछ अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया फिर से। ठीक है, पानी अर्थात H2O, अभी अभी बताया था H2O, भारात्मक अनुपात पूछा जा रहा है, भारात्मक अनुपात पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक, दो, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2, तो अनुपात ऑक्सीजन का कितना है, 16, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पर आपसे पूछा गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, और ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही अनुपात है, 1:8। तो 1:8, यही वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, करेक्ट आंसर है ये, करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर आयतनात्मक अनुपात आ जाए, ध्यान से समझ लीजिए, आयतनात्मक अनुपात, आयतनात्मक अनुपात अगर पूछा जाए किसके बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, तो आयतन हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। तो आयतनात्मक अनुपात 2:1 है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच आयतनात्मक अनुपात पूछा जाए तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और ये 2, भाई H2O है ना, तो हाइड्रोजन का अनुपात 2 है, 2 आयतन है और ये केवल 1 आयतन है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच अगर अनुपात निकालोगे तो 1 आयतन ही, 2 आयतन ही, तो क्या आएगा, 1:2। अगर आप निकालोगे किसके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो क्या आएगा, 2:1। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। और देखिए भले क्वेश्चन की संख्या कम हो, लेकिन हम लोग एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे, वरना कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे तो आपको बुक में दिया ही हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिए हैं, उनके जो है आंसर दिए हुए, उनसे कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चीजों को चल रहे हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है। अणुओं की संख्या किस पर निर्भर करेगी, मोलों की संख्या पर। जिसके मोल ज्यादा होंगे, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो मोल निकाल लीजिए, n बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है बच्चे। तो भार कितना है इसका, CO2 का, CO2 का भार 44 है। अणुभार कितना आएगा, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, तो 32 12 कितना हो गया, 44 बटे 44। तो कितने मोल आ गए इसके, 1 मोल आ गया, यानी यहाँ पर इसका 1 मोल आ रहा है। यानी अणुओं की संख्या इसमें कितनी होगी, 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है। क्या पूछा है, किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। तो अणुओं की संख्या इसमें कितनी होगी, 1 मोल में अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती, तो अणुओं की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 6.023 × 10⁻23, यानी 1 × 6.023 × 10⁻23 इतने अणु होंगे। ठीक है, 44 ग्राम CO2 में, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद बी ऑप्शन पर डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, भार बटे अणुभार, n बराबर क्या आएगा, भार बटे अणुभार, भार कितना है इसका 48 है, बटे अणुभार कितना आएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 तिया 48 हो गया। तो यहाँ भी n बराबर कितना है, 1 है, n बराबर 1 है, तो अणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 × 6.023 × 10⁻23 होगी। इसका मतलब 44 ग्राम CO2 और 48 ग्राम ओजोन, ये ओजोन है O3 में अणुओं की संख्या एकदम बराबर होगी, बराबर एकदम बराबर होगी। ठीक है, अब इस पर बात कर लेते हैं 8 ग्राम H2 पर। 8 ग्राम H2 मोल निकाल लीजिए, मोल बराबर क्या आएगा, भार बटे अणुभार, भार कितना है 8 है, बटे अणुभार कितना है, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, तो बराबर क्या आ जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा, 2 चौका 8 आ जाएगा, 2 चौका 8 यानी 4 आएगा। ओके, तो अणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, बोलिए अणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, अणुओं की संख्या यहाँ पर होगी 4 × 6.023 × 10⁻23 इतने अणु होंगे इसमें। भाई 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 होते हैं, तो 4 मोल में कितने होंगे, तो 4 गुना होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, इसको हल कर लेते हैं।
मोल स्मॉल एन बराबर भार बटे अणुभार, दूर मत ले जाइए नहीं तो फिर कट जाएगा। चलिए देखिए, इसमें एन बराबर क्या आ जाएगा, भार बटे अणुभार। भार कितना है 64 है, बटे अणुभार कितना है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 और 32 32 कितना हो गया 64 हो गया। तो मोल कितना आ गया 1 आ गया, स्मॉल एन 1 आ गया। इसका मतलब अणुओं की संख्या कितनी होगी 1 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23 होगी। तो इन सभी में कितने मोल आ रहे हैं, ए बी और डी में एक एक मोल आ रहा है जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं भार बटे अणुभार इस फार्मूला से। मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार। इस फार्मूला से जब हमने कैलकुलेट किया तो एक मोल सॉरी हाँ ठीक है, एक मोल और एक मोल आया। यानी इन तीनों में अणुओं की संख्या कितनी होगी 6.023 गुणा 10 की घात 23 होगी। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं इसकी, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है 4 मोल है, यानी 4 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो उसने क्या पूछा अणुओं की अधिकतम संख्या, तो अणुओं की अधिकतम संख्या फिर बेटा किसमें है, इसी में है, 4 गुणा है 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन एकदम सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें आयतनात्मक अनुपात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस वाले में आयतनात्मक भारात्मक ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तब आंसर दोगे तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर। देखिए, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, यहां पर ध्यान दीजिए, एक परमाणु का भार पूछ रहा है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार। तो अभी हम लोगों ने क्या चर्चा किया था, जो ऑक्सीजन का एक मोल होता है, एक मोल ऑक्सीजन, एक मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना होता है 16 ग्राम होता है। हमेशा ध्यान रखो, जो परमाणु भार या अणुभार आपने याद किए हैं वो 1 मोल के हैं, इतना ध्यान रखिएगा, हमेशा 1 मोल के हैं। तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार, जो हम कहते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या किया था H2O जैसे कि है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। तो 16 एक ऑक्सीजन परमाणु का नहीं है, ध्यान रखिएगा। या हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन का 2 होता है, तो ये 1 H2 का नहीं है 2, ये 1 मोल H2 का है। ये 1 मोल ऑक्सीजन का है, 1 मोल O का 16 है। समझ में बात आ रही, लिख तो 1 मोल का कितना है 16 है, तो एक परमाणु का कितना होगा, तो सवाल यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को रेगुलर क्लास में बताया है मोलम शरणम गच्छामि। मोल से संबंधित अगर कोई सवाल आता है तो आप मोल की शरण में जाइए और वहां से अपना आंसर पाइए। तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का जो भार है, परमाणु का भार कितना है 16 ग्राम है। तो चूंकि 1 मोल ऑक्सीजन कहें चाहे हम क्या कहें 6.023 गुणा 10 की घात 23 कहें, बात तो एक ही है। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार, या हम ये कहें कि 6.023 गुणा 10 की घात 23 ऑक्सीजन परमाणु का भार 16 ग्राम है, तो एक ही तो बात है। इसलिए तो हम इसी ट्रैक पर चलते हैं, क्योंकि हमसे इसी भाषा में बात की गई है, जिस भाषा में बात की जाएगी उसी भाषा में हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो आंसर हम लोग कर रहे हैं वो आंसर क्या होगा देखिए। तो चूंकि 6.023 गुणा 10 की घात 23 ऑक्सीजन परमाणुओं का भार 16 है, इसलिए एक ऑक्सीजन परमाणु का जो भार होगा वो कितना होगा 16 बटे ये तो सवाल ऐसे किए होंगे कि 6.023 गुणा 10 की घात 23 का भार इतना है, तो एक परमाणु का भार कितना होगा, तो 16 बटे क्या होगा 6.023 गुणा 10 की घात 23, ये होगा, यही आंसर है। और देखिए किस ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में ये आंसर दिया हुआ है, तो यही आंसर बिल्कुल सही है। अगर कहेगा कि 1 मोल ऑक्सीजन का,
तो 1 मोल ऑक्सीजन का जो भार है वो 16 ग्राम है। लेकिन अगर एक ऑक्सीजन परमाणु का भार अगर पूछता है, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का पूछता है तो 16 है, लेकिन अगर एक ऑक्सीजन का पूछता है तो 6.023 × 10⁻23 ग्राम होगा। तो आशा है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, देखिए, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1.7 ग्राम अमोनिया गैस में अमोनिया के मोलों की संख्या है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या बताया था, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर अभी पढ़ा था, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, मोलों की संख्या। क्या पूछा जा रहा है, मोलों की संख्या पूछी जा रही है हमसे। ठीक है, तो भार कितना है, भार कितना है, भार है 1.7 ग्राम। और अणुभार कितना आएगा, अमोनिया गैस का अणुभार, अमोनिया गैस तो जानते ही हो, अमोनिया के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो अमोनिया यानी NH3, अमोनिया यानी NH3, NH3 का अणुभार क्या होगा, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और 3 है तो कितना हो गया, 3 हो गया, बराबर कितना आ गया, 1.7 बटे 14, 3 क्या हो गया, 17। तो बराबर क्या आ जाएगा, 0.1। 17 से काटोगे तो क्या आएगा, 0.1 आएगा। 1.7 है ना, तो 17 एकम 17 और 17 0.1 आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा, 0.1, और जो कि है सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अरे लाइक तो कर दो कम से कम वीडियो। तो अगली वीडियो में आपको जैसे इतने सवाल जो आपको कराए जा रहे हैं, इनमें अगर कोई भी डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में आपके उस डाउट को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, 1.12 लीटर नाइट्रोजन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, महा इंपॉर्टेंट है, ये महा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1.12 लीटर नाइट्रोजन का सातादा यानी एनटीपी पर लगभग द्रव्यमान है। ठीक है, इतनी लीटर का द्रव्यमान कितना है नाइट्रोजन का। अब देखिए, नाइट्रोजन जो होता है N2 के 1 मोल का अणुभार कितना होगा, N2 के 1 मोल का अणुभार कितना होगा, 14 होता है, और कितना है ये 2 है, तो 14 दूनी कितना हो गया, 28 ग्राम हो गया कि नहीं। मैंने क्या कहा, मोल की शरण में जाइए अपना उत्तर पाइए, तो मोलम शरणम गच्छामि। तो यहाँ पर क्या है, हमें बताना क्या, द्रव्यमान बताना है। तो जो 1 मोल जो होता है, 1 मोल N2 28 ग्राम का है, और 1 मोल का आयतन एनटीपी पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। रफली समझ लीजिए पहले इस चीज को। अब देखिए, तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं, चूंकि 22.4 लीटर N2 का एनटीपी पर भार कितना होता है, 28 ग्राम होता है, 28 ग्राम। ठीक है ना, 22.4 लीटर का मतलब क्या, 1 मोल N2, 1 मोल N2 का कितना होगा, 28 ग्राम ही तो होगा N2 का। 1 N का 14 होता है, 2 N का कितना हो गया, 28 हो गया। इसलिए 1 का कितना होगा, तो 28 बटे क्या आ जाएगा, 22.4 आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा कितने का है, 1.12 का पूछा, इसलिए 1.12 का कितना होगा, 1.12 का कितना होगा, इसे यहां पर कर लेते हैं। 1.12 का कितना होगा, 28 बटे 22.4 गुणा 1.12। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। 112 एकम और 112 दूनी 224, तो 20 आएगा ना, तो 2 एकम 2 हो गया, यानी 10 रह जाएगा, और ये 14 हो गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो 0 है, तो 0 यहाँ से हटेगा, तो 1.4 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1.4। तो जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1.4
1.4 ग्राम मिलेगा। क्लियर? तो 1.4 ग्राम देख लीजिए किसमें है, ठीक है, 1.4 ग्राम किसमें है, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है, करेक्ट है। क्लियर है? तो 1.4 ग्राम 1.12 लीटर नाइट्रोजन का एनटीपी पर लगभग द्रव्यमान कितना होगा, 1.4 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में हमें लगता है इतना ही रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें हिम्मत देंगे। ठीक है, आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देंगे, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे वीडियो इसी तरह के आप लोगों के लिए बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है, होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर लीजिए वीडियो के लिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो भी बताना जरूरी समझूंगा मैं, कि आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उनको सुरक्षित रख सकते हैं, उनकी एक पीडीएफ बना सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप, अगर आपके पास समय है तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते समय नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक कलेक्शन इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर मिलते ही रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इस तरह से आपके लिए एक अच्छा कलेक्शन मतलब आपके पास हो जाए, काफ़ी क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के रहें, तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। बल्कि मैं तो यही कहूँगा, प्रीफरेंस मैं इसी बात का दूंगा कि आप लोग इनके नोट्स ही बनाएं। बाकी अगर आप मोबाइल पर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको पीडीएफ फॉर्म में इसके लिए आप सुरक्षित अपने मोबाइल में रख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में इसी प्रकार के अच्छे और बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।